हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके तहत जो आर्टिकल 1 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेयर एक्ट का पेज है, पेज नंबर 34। जिनके पास बेयर एक्ट है वो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 1 कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज thereof shall be as specified in the first schedule. The territory of India shall comprise A. The territories of states. B. The union territories specified in the first schedule. And C part is such other territories as may be acquired. अब आइए हम आज आर्टिकल 1 को ही समझने का प्रयास करेंगे। आप इसको स्क्रीन पे, मैं आपको हिंदी में भी, इसका डिग्लॉट वर्जन है तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों, हिंदी को भी आप देख सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दोनों ही लैंग्वेजेस में आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, इसमें जो क्लॉज 1 है, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1, उसमें ये कहा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 ठीक आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। और आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 भी है। तो पहली बात यही याद रखने की है कि आर्टिकल 1 में 3 सब क्लॉजेस हैं, 1, 2 एंड 3। और थर्ड वाले सब क्लॉज में कहा है, भारत की टेरिटरी 3 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर के बनेगी। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी स्टेट्स। दूसरा, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज़। और तीसरी बात, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए संभाविष्ट होंगे। अर्जित किए गए का मतलब हो गया ऐसे टेरिटरीज जो भविष्य में भारत एक्वायर करेगा। अब आइए इनकी डिटेल में, अर्थात इनका क्या मतलब है। जो आर्टिकल हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको समझने के लिए, इसके डेप्थ में जाने के लिए अब हम आगे समझना शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा में जानबूझ करके फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स का शब्द इस्तेमाल किया गया था। क्यों इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि 1947 में भारत का निर्माण कुछ स्वतंत्र राज्यों के द्वारा आपस में एक ट्रीटी करके नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश शासन के समय मुख्यतः 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। तो पहला जो क्षेत्र था वो कहलाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन हुआ करता था, जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एक्सेट्रा, संयुक्त प्रांत, विंध्य प्रदेश वगैरह। सॉरी, विंध्य प्रदेश नहीं। और उसमें बी पार्ट होते थे प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि राजा या नवाबों का शासन जहाँ पे चलता था, जैसे कि हैदराबाद था, जम्मू एंड कश्मीर था, मैसूर था, ग्वालियर, भोपाल एक्सेट्रा। इन रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता रहती थी, इसको कहते थे पैरामाउंटेंसी होती थी। लेकिन वे सीधे ब्रिटिश प्रोविंस की तरह प्रशासित नहीं होते थे। ब्रिटिश प्रोविंस में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन हुआ करता था। तो ये 2 तरह के हमारे पास
क्षेत्र हुआ करते थे, राज्य क्षेत्र हुआ करते थे। वन वॉज ब्रिटिश प्रोविंस एंड अदर वॉज प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स माने जिसमें राजा नवाबों का शासन था, और ब्रिटिश प्रोविंस माने जहाँ पे ब्रिटिशर्स का सीधे सीधे शासन हुआ करता था। अब 1947 के पहले तो स्थिति यही थी जो मैंने आपको बताई। 1947 जो डेट है 15 अगस्त 1947, इस डेट पर जब ब्रिटिश का शासन समाप्त हुआ तो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ और पाकिस्तान बना। तो इसी समय प्रिंसली स्टेट्स की समस्या खड़ी हो गई। जैसे ही ब्रिटिशर्स का शासन समाप्त हुआ तो ये तो ठीक बात था कि ब्रिटिश प्रोविंस जो थे वो सीधे सीधे भारत के अंडर में आ जाएंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ समस्या भी बनी हुई थी, क्योंकि उनका शासन सीधे सीधे ब्रिटिशर्स के पास था ही नहीं। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद लगभग 565 ऐसी देसी रियासतें थी जिनके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि अब वो इंडिया में शामिल होना चाहती हैं कि पाकिस्तान में। यहाँ पर यदि हर रियासत स्वतंत्र हो जाती तो भारत अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता, और फिर जो आज का भारत है, यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी की बहुत अहम भूमिका रही है। रियासतों के भारत में सम्मिलन करने का मुख्य साधन उन्होंने क्या निकाला था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। राजाओं ने दस्तावेज के माध्यम से भारत में शामिल होने की स्वीकृति दे दी। अधिकांश रियासतों का जो भारत में विलय हो गया था, लेकिन कुछ मामले बड़े कठिन थे, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। इनके इंटीग्रेशन की पद्धतियां अलग अलग थीं। इस प्रक्रिया ने एक महत्वपूर्ण तथ्य और पैदा कर दिया। भारत अनेक अलग अलग राजनीतिक इकाइयों को जोड़कर बना एक संवैधानिक राष्ट्र था। अब संविधान सभा के सामने आया सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि अब भारत की संवैधानिक रचना क्या करें, कैसी होगी? या क्या हम उसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोलें या फिर हम उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलें? तो फेडरेशन और यूनियन में फ़र्क क्या होता है? यहाँ पे आर्टिकल 1 जब हम समझते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो फेडरेशन कुछ स्वतंत्र या अर्ध स्वायत्त इकाइयाँ मिलकर के एक संघ बनाती हैं और अपनी कुछ शक्तियाँ संघीय सरकार को दे देती हैं। जैसे कि आप अमेरिका का स्ट्रक्चर मान लीजिए, वहाँ पे हर स्टेट का अपना अपना प्रधानमंत्री है और कुछ जो डायरेक्ट पावर्स हैं डिफेंस की, फाइनेंस की, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना उसको दे दी गई हैं। इंडिया का मामला, इंडिया यानी भारत का मामला इससे थोड़ा बिल्कुल ही अलग था, थोड़ा नहीं बिल्कुल ही अलग था। हुआ क्या, अब इसको समझते हैं। भारत के संविधान में निर्माताओं के सामने स्थिति यह थी कि भारत के राज्य पहले से स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं थे जिन्होंने आपस में कोई ट्रीटी करके भारत को बनाया हो। भारत का संविधान पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए एक सर्वोच्च संवैधानिक व्यवस्था बना रहा था। इसलिए संविधान में आर्टिकल 1 की शुरुआत हुई ये कहते हुए कि इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि भारत के जो राज्य पहले से, जो भी राज्य थे जैसे प्रिंसली स्टेट्स, वो पहले से स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। वो ऑलरेडी अपने आप में सोवरीन नहीं थे, सोवरीन स्टेटस नहीं थे जिन्होंने आपस में कोई ट्रीटी करके भारत बनाया हो। भारत का संविधान इसी कारण से यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरफ मुड़ गया, न कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की तरफ। अगर
सारे राज्य संप्रभु होते तो फेडरेशन बन सकता था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स से बहुत मायने में वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे, इसीलिए जो बट नेचुरल ऑप्शन था हमारे पास वो था यूनियन ऑफ स्टेट्स का। अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये आप पढ़ रहे हैं पहली लाइन में, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही, उन्होंने भारत को फेडरेशन कहने की बजाय यूनियन कहना जानबूझ करके चुना। मेन रीजंस इसके पीछे, ये जो चूजिंग द वर्ड यूनियन, इसके पीछे मेन उनका रीज़न था कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा। अगर आप यूनियन वर्ड यूज़ करते हैं तो जो राज्य होते हैं वो संघ से अलग होने का अपना अधिकार उनके पास नहीं रहेगा। यानी भारत इसलिए नहीं बना है कि कुछ स्वतंत्र राज्य बैठकर आपस में समझौता करें और जब चाहें उस समझौते को समाप्त कर दें। भारत का संघ जो है इनडिस्ट्रक्टिबल माना गया है, उसको आप विच्छेद नहीं कर सकते, लेकिन राज्यों की जो सीमाएं और नाम हैं वो बदले जा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यूएसए के सापेक्ष अगर इस बात को समझें तो यूनियन टूट नहीं सकता, लेकिन यूनियन के भीतर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, जो कि हम आगे आर्टिकल 2 और 3 में लेके आएंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हैं। 1947 में भारत में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे। संविधान लागू होने के बाद 1950 में राज्यों को 4 भागों में बांट दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये टेम्पररी बेसिस पे था और फिर भाषा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ी। जैसे कि आंध्रा का मामला हुआ, तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग बहुत ज़ोर पकड़ गई। पट्टी श्री मालू के जो आंदोलन थे उसकी मांग में भाषा के आधार पर बहुत तेज़ डिमांड खड़ी हो गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना। प्रमुख सदस्य उसके थे फजल अली, जो चेयरमैन थे, HN कुंजरू और KM पानीकर। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया। इससे भारत के राज्यों का नक्शा बहुत बड़े स्तर पर बदल गया। पार्ट ABCD वाला पुराना जो वर्गीकरण था वो समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ? नया वर्गीकरण जो था आर्टिकल 1(3) के तहत ये लागू किया गया। एक हो गया स्टेट्स ऑफ टेरिटरीज़, यूनियन टेरिटरीज़, और तीसरा हो गया ऐसी टेरिटरीज़ जिन्हें भारत आगे चलकर एक्वायर करेगा। तो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 सीधे सीधे ये बताता है कि भारत क्या है। तो आंसर क्या देंगे आप कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 ये पूछता है, इस प्रश्न का जवाब देता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर क्या है। तो आप आंसर देंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 ये पूछता है कि भारत का टेरिटरी किन चीज़ों से बनी है। तब आप आंसर देंगे कि भारत की टेरिटरीज 3 चीज़ों से बनी है, जो आप देख रहे हो कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज और टू बी एक्वायर्ड टेरिटरीज के माध्यम से। इससे पहले कि आगे इस बात को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ें, पार्ट ए जो थे फिर से समझ लीजिए। पार्ट ए क्या था? गवर्नर्स प्रोविंसेस थे। गवर्नर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन था पार्ट ए वाले जो स्टेट्स थे। पार्ट बी में जो रखे गए थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे देसी रियासतें राजा नवाब हुआ करते थे। पार्ट सी में जो स्टेट्स थे वो था दिल्ली जैसा स्टेट, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस वहाँ पे कहलाते थे, जो कि दिल्ली आप दिमाग में रखिए। और पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो आप प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं ये 565 इन नंबर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, जयपुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे 565 थे ये। तो ये आपका पूरा आर्टिकल 1 का इतिहास, उसका मायने
उसमें 3 सब क्लॉजेस में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके अर्थ, ये पूरा डिटेल्ड आपका लेक्चर है हुआ अब जाके आर्टिकल 1 पे। इसमें एक चीज़ और छोटी सी ऐड कर देंगे। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत यूनियन ऑफ इंडिया नहीं था, डोमिनियन ऑफ इंडिया था। भारत स्वतंत्र था पर संविधान तब तक लागू नहीं हुआ था, इसलिए कहलाता था डोमिनियन ऑफ इंडिया। इस बीच में भारत का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलता था और 15 अगस्त 1947 को ये डोमिनियन ऑफ इंडिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, जिसको हम कहते हैं भारत गणराज्य। ये हमको बताता है अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब अब हेड ऑफ स्टेट हेरिडेटरी मोनार्क नहीं बल्कि प्रेसिडेंट है। डोमिनियन ऑफ इंडिया से रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब बनने का क्या मतलब समझेंगे हम लोग कि अब जो हेड ऑफ स्टेट है, स्टेट माने देश, नेशन, भारत, वो अब कोई राजा नहीं है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अनुसार प्रेसिडेंट हो गया। यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ समझ लेते हैं और यह कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को बताता है। बहुत क्लियर कट ये वाली बात निकल के आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 1 पूरा होता है, उसके बारे में प्रेजेंट पास्ट जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, कहानी थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। अगले वीडियो में आर्टिकल 2 पे डिस्कशन होगा, जिसमें कि आप देख ही रहे होंगे लिखा हुआ एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लिखा छोटा सा आर्टिकल है लेकिन इसमें बहुत कुछ है समझने लायक। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिला हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। सबको शुभ आशीष। धन्यवाद।